जो मसल कूटनीति है उसकी वजह से ट्रंप जहां से चले थे घूम घाम कर वहीं आ गए हैं, और अपनी मैच्योर कूटनीति की वजह से मोदी ने वो सब कर दिया जो देश हित के लिए जरूरी था, बगैर किसी को डराए और धमकाए। सब कुछ साफ है। आप दुनिया के कितने भी बड़े चौधरी क्यों ना हो जाए, अगर आपकी नीति में सम्मान और सहयोग नहीं है तो आप खाली हाथ रह जाएंगे। पीएम मोदी की नीति ने यह साबित कर दिया कि असली मास्टर क्लास वो है जहां शोर कम होता है, परिणाम ज्यादा होता है। पीएम मोदी दूर की सोचते हैं, ये साफ है। तभी तो जब पूरी दुनिया युद्ध का दंश झेल रही थी, जब वॉशिंगटन बारूद के धुएं में अपनी साख ढूंढ रहा था, नई दिल्ली में बिल्कुल अलग और शांत कहानी लिखी जा रही थी। भारत की टेबल पर भी यूरेनियम का ही जिक्र था, लेकिन निर्माण के लिए था, आत्मनिर्भरता के लिए था, खुद मुख्तारी के लिए था। और अब आपको बताती हूं कि पीएम मोदी यूरेनियम को लेकर इतने फोकस्ड क्यों नजर आ रहे थे। हम चलते हैं नोटपैड का रुख करते, यानी बोर्ड बाबू का रुख करते हैं। ये देखिए, पहले प्रणाम बोर्ड बाबू को, और उसके बाद आपको भारत की यूरेनियम की जरूरत से रूबरू करवाती हूं। हर साल कितना मेट्रिक टन हमको चाहिए होता है? 1800 से 2000 हर साल हमें चाहिए होता है। फिर आइए भारत का प्रोडक्शन, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो ये है ना भाई, हम कितना उसको प्रोड्यूस कर पाते हैं। प्रोडक्शन हमारा कितना है? 600 मेट्रिक टन है, ठीक है। 600 मेट्रिक टन हर साल है। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छी खासी जरूरत हमें इस वक्त है। आगे आ जाइए यहां पर। भारत का यूरेनियम इंपोर्ट जो है, हम कहां से, क्योंकि सिर्फ 600 मेट्रिक टन ही हम उसे प्रोड्यूस कर पाते हैं, तो कजाकिस्तान से हम कितना ऑर्डर करते हैं? 40 से 50%। फिर आप आ जाइए कनाडा की तरफ। कनाडा से कितना करते हैं हम? 20 से 30% करते हैं। अब इधर रूस की तरफ आ जाइए, कम करते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। रूस में कितना करते हैं? 10 से 15% हम यूरेनियम इंपोर्ट करते हैं। और फिर नंबर आता है उज्बेकिस्तान का, भी मैं जिक्र कर रही थी ना उज्बेकिस्तान का। उज्बेकिस्तान से करीब 10% जो है हम इंपोर्ट करते हैं, और इसीलिए हमें ये इंपोर्ट बढ़ाना है, क्योंकि हमें मेक इन इंडिया में यूरेनियम की सख्त आवश्यकता है। सिर्फ बिजली नहीं, यूरेनियम का भारत में इस्तेमाल जो है बिजली बनाने के लिए ही नहीं होता है, बहुत सी दूसरी चीजें भी हैं। यूरेनियम का न्यूक्लियर मेडिसिन में भी इस्तेमाल होता है। यूरेनियम का इस्तेमाल कृषि में भी होता है, कृषि से जुड़ी रिसर्च, फूड प्रिजर्वेशन में भी यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। और सबसे जरूरी रक्षा और डिफेंस, न्यूक्लियर हथियार बनाने में यूरेनियम हमें चाहिए, और हम केवल हर साल 600 मेट्रिक टन ही उसका प्रोडक्शन कर पाते हैं, और इसीलिए हमें बड़ा अमाउंट चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक हमें अपनी कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 500 गीगावाट बगैर फॉसिल फ्यूल के बनाना है। फॉसिल फ्यूल क्या हुआ? क्या हुआ फॉसिल फ्यूल, बताइए। जो आपने स्कूल में पढ़ा होगा ना, फॉसिल फ्यूल, कोयला, तेल, इससे बनने वाली ऊर्जा। और 2070 तक भारत ने नेट जीरो बनाने का लक्ष्य भी रखा है। अब ये नेट जीरो क्या होता है? नेट जीरो का मतलब होता है देश में एनर्जी सोर्स से प्रदूषण या कार्बन जो है वो उतना ही निकलेगा जितना पर्यावरण खुद उसे सोख लेगा। इसी टारगेट की तरफ प्रधानमंत्री मोदी लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और इसीलिए हमारे सेंटर ऑफ स्कीम में सबसे ज्यादा यूरेनियम को कैसे हासिल किया जाए, क्योंकि वो हमारे इस लक्ष्य में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाला है। राजनीति और कूटनीति में एक बात कही जाती है, इसे ध्यान रखिएगा। जो नियम दुनिया को झुकाते हैं, कभी कभी मजबूत इरादों के सामने वो नियम खुद झुक जाते हैं। साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश की कमान संभाली, उसी साल एक बड़ा और बेहद मुश्किल टारगेट उन्होंने तय कर लिया। टारगेट पता है क्या था?
ऑस्ट्रेलिया से भारत के लिए यूरेनियम लाना जो पूरा हुआ है आज। अब चुनौती क्या है? ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी जिसे कहते हैं, उसका पक्का पैरोकार है, जो भारत को परमाणु संपन्न देश ही नहीं मानता, बिना दस्तखत किए यूरेनियम देने से वो साफ मना भी करता आया है। लेकिन पीएम मोदी ने इस नो को यस में बदलने की ठान ली। उन्होंने अपनी ग्लोबल डिप्लोमेसी और पर्सनल केमिस्ट्री का एक ऐसा जाल बुना जो ऑस्ट्रेलिया कभी टस से मस नहीं हो रहा था। 2015 में समझौते पर राजी हुआ, 2025 में 7 दौर की बातचीत हुई और आज 9 जुलाई 2026 को आखिरकार दोनों देशों ने यूरेनियम एक्सपोर्ट्स के फाइनल एग्रीमेंट पर मुहर लगा दी है। यह सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है हुकम, ये पीएम मोदी की वो ऐतिहासिक कूटनीतिक जीत है जिसने पूरी दुनिया के सामने भारत का लोहा मनवाया है। सोचिए, बगैर एनपीटी पर साइन किए, भारत की संप्रभुता और शर्तों से बिना कोई समझौता किए, पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया को इस बात पर राजी कर दिया कि भारत को यूरेनियम मिलना ही चाहिए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है IAEA, उसके साथ सुरक्षा घेरे में रहकर शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए जो ये समझौता है, ये साबित करता है कि आज का भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से डील करता है और दुनिया के तमाम मुल्क भारत पर उसकी नीयत पर भरोसा करते हैं कि ये दुनिया के लिए खतरा नहीं है। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को एक नई उड़ान इससे मिली है। इसे कहते हैं असली ग्लोबल कूटनीति। और हम यही उम्मीद भी करते हैं कि भारत का ये विश्वास जो दुनिया उस पर कर रही है बरकरार रहे और मजबूत हो। अब समाज शास्त्र की क्लास। आज बात करेंगे वक्फ बोर्ड की, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि वक्फ बोर्ड में अब नए नियमों के हिसाब से नियुक्ति होगी। नए नियम क्या हुए? यानी बोर्ड में अब 1 या 2 नॉन मुस्लिम सदस्य होंगे, पासमानदा मुसलमान होगा, महिलाएं भी उसमें शामिल होंगी। इस बात का ऐलान उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण और मुस्लिम वक्फ मंत्रालय के राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने किया। पहले आपको एक बयान सुनाती हूं दानिश अंसारी का। आने वाले दिनों में जब सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन होगा तो जो वक्फ अधिनियम संशोधन अधिनियम के अनुसार जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश में भी उस अधिनियम के माध्यम से वक्फ के बोर्ड का गठन होगा, जिसमें पिछड़े मुसलमानों को रखा जाएगा, मुस्लिम महिलाओं को रखा जाएगा, ऐसे हमारे हिंदू भाई समाज के 2 भाइयों को रखा जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि मैडम, नए वक्फ कानून के हिसाब से यह फैसला किया गया है, फिर इस पर आज पाठशाला में क्लास क्यों? इसकी वजह है, दरअसल उत्तर प्रदेश में जिस बात का ऐलान हुआ है, मध्य प्रदेश में उसका पालन पहले ही हो चुका है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड को नए सिरे से बना दिया है। इसमें शामिल 9 सदस्यों में 2 नॉन मुस्लिम हैं, 2 हिंदू हैं। इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति हो गई है। जिसकी उम्मीद थी वो हो गया है। जैसे ही यह खबर सामने आई, हंगामा खड़ा हो गया। वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को शामिल करने के फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में निकाह काजी के पद पर तैनात मोहम्मद माज खान नौमानी नदवी ने पद से इस्तीफा दे दिया। नदवी साहब ने बुधवार को निकाह काजी के साथ ही दीनी तालीमी बोर्ड जमीयत उलेमा मध्य प्रदेश के महासचिव पद से भी त्यागपत्र सौंप दिया है। इस्तीफे के साथ ही कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने यह कहा कि वो इस मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। भोपाल में सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन आज जो लोग हिंदुओं के शामिल होने पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो तब कहां थे जब वक्फ की दान की गई बहुत सी प्रॉपर्टी में गड़बड़ी हो रही थी। अब आप कहेंगे वो कैसे? मैं जरा आपको बताती हूं। सवाल क्या है? पढ़िए, सवाल क्या है?
तब प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ? कब? जब अवैध अतिक्रमण हुआ 58,889 प्रॉपर्टी पर, संपत्ति पर। ठीक है, एक सेकेंड जरा देखिए। 58,889 संपत्ति थी अवैध अतिक्रमण में। वक्फ संपत्ति की कीमत कितनी हुई? 1,20,000 करोड़। ठीक है, कमाई अनुमानित कितनी थी इससे? भाई इतनी जब संपत्ति होती है, इसकी कीमत कितनी थी संपत्ति की? 1,20,000। कमाई जो हुई अनुमानित वो कितनी थी? 12,000 करोड़ रुपए। ठीक है, वास्तविक आय कितनी आई? मतलब कमाई कितनी होनी चाहिए थी? 1,20,000 करोड़ की अगर आपके पास संपत्ति है, अगर उसे किराए पर भी देते हैं, फर्ज कीजिए किराए पर भी देते हैं, तो उसकी कमाई कितनी होनी चाहिए? अनुमानित कमाई कितनी होनी चाहिए? 12,000 करोड़ की अनुमानित कमाई। आया कितना? 163 करोड़। 12,000 करोड़ रुपए आने चाहिए थे, आए कितने? 163 करोड़। बताइए, मैं ये क्यों पूछ रही हूं? मैं इसलिए पूछ रही हूं कि आज सारे इस्तीफे आ रहे हैं। अरे भाई, आपको समाज की बेहतरी करने के लिए कमाई करनी चाहिए थी ना। 12,000 करोड़ की कमाई जब नहीं हो रही थी, न जाने कहां जा रहा था वो पैसा। केवल 150 करोड़, 163 करोड़ रुपया जब आ रहा था, जबकि आना चाहिए था 12,000 करोड़, तब किसी तरह का प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ? तब इस्तीफों की झड़ी क्यों नहीं लगी? फिर आप कहेंगे मैडम ऐसा है, ये राम मंदिर में भी तो चंदा चोरी हुई है।